आवाज क्लियर है? स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है? स्क्रीन में कोई इशू नहीं आ रहा है ना? स्क्रीन में तो कोई इशू नहीं आ रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एसेशनल एंड डिसेशनल वेंटिलेशन हम लोग प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर लिए थे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे होमोट्रॉपल और एनीट्रॉपल वेंटिलेशन। ठीक है, ये होमोट्रॉपल एंड एनीट्रॉपल यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे होमोट्रॉपल वेंटिलेशन। तो इसमें बोला गया है कि जब एयर यानी जो हमारा हवा है और जो मिनरल है यानी जो भी खनिज होगा या फिर कोयला होगा, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर होंगे, सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो फिर इसको हम लोग बोलेंगे होमोट्रॉपल वेंटिलेशन। होमो का मतलब होता है सेम सेम। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या है? सेम डायरेक्शन है। अगर ये एनीट्रॉपल अगर होगा तो इसका मतलब है कि जो हमारा हवा है और जो हमारा मिनरल है वो फ्लो करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तब जो हमारा वेंटिलेशन होगा उसको बोलेंगे एनीट्रॉपल। एग्जाम्पल के साथ समझिए, आप डायग्राम के साथ समझिए कि सपोज ये मेरे पास दो शाफ्ट हैं। दोनों में वाइंडिंग लगी हुई है। दोनों में वाइंडिंग भी होती है। एक में जाता है आदमी, एक में जाता है अच्छा, दोनों में जाता है, सॉरी, दोनों में जाता है कोयला। सपोज मान लीजिए दोनों में अगर कोयला जाता है, सपोज मतलब यहाँ पे कोयला ही जाता है दोनों जगह। ठीक है, ये जो हमारा शाफ्ट है, ये कौन सा शाफ्ट है? डाउन का शाफ्ट है। और ये जो मेरा शाफ्ट है वो अप का शाफ्ट है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हवा है वो कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगी और इस तरह में जो इसमें जो हवा है वो इस तरह ऊपर जाएगी। तो आपको बोले थे कि जिधर जिस भी शाफ्ट से हवा ऊपर जाती है तो ऊपर का मतलब होता है अप, तो उसको बोलेंगे अपकास्ट शाफ्ट। और जिस भी शाफ्ट से हवा नीचे जाएगी उसको क्या बोलेंगे? डाउन। तो डाउनकास्ट शाफ्ट होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो मान के चलिए यहाँ पे अगर कोयला का ट्रांसपोर्टेशन होता तो नीचे से ही ऊपर जाता है। कोयला मेरा कौन सा डायरेक्शन में जाता? नीचे से ऊपर, यानी ये डायरेक्शन में। और अगर में अगर इधर हम लोग ये वाला आपका शार्ट में अगर कोयला का ट्रांसपोर्टेशन करते तो इसमें भी कोयला का ट्रांसपोर्टेशन ऊपर ही जाता। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं इस वाले डायग्राम में कि देखिए हवा का मूवमेंट तो नीचे है, लेकिन मेरा जो मिनरल है यानी जो कोयला है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे एनीट्रोपल। इसको हम लोग बोलेंगे एनीट्रोपल वेंटिलेशन। वही यहाँ पे देखिए हमारा हवा का जो फ्लो है और जो मिनरल का जो फ्लो है सेम डायरेक्शन में है, तो इसको क्या बोलेंगे? होमोट्रोपल। इसको क्या बोलेंगे? होमोट्रोपल। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो है भी नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है? ये इंक्लाइन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये तो हम शाफ्ट में बता दिए, ये इंक्लाइन के केस में भी हो सकता है। ठीक है, ये इंक्लाइन के केस में भी हो सकता है। ठीक है, बोला गया है कुछ और वर्ड्स यहाँ पे देख लेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। विथ होमोट्रोपल वेंटिलेशन द वेलोसिटी ऑफ एयर रिलेटिव टू कोल इज लेस एज कंपेयर टू दैट इन एनी ट्रॉपल वेंटिलेशन। होमोट्रोपल वेंटिलेशन में जो हवा की गति है, हवा की जो गति है, मिनरल का गति यानी जो कोयला का जो फ्लो हो रहा होगा उसकी गति से कम होती है। ठीक है, होमोट्रोपल में क्या होगा कि जो वेलोसिटी ऑफ एयर रहेगा
कोयला के हिसाब से वो कम रहता है अगर आप कंपेयर करते हैं एनीट्रोपल वेंटिलेशन से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एनीट्रोपल वेंटिलेशन में हम लोग वेलोसिटी ऑफ एयर ज्यादा रख सकते हैं कंपेयर टू होमोट्रोपल वेंटिलेशन। मतलब सोच के ही देखिए, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है, हवा नीचे जा रहा है कि नहीं है, और मेरा मिनरल ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हम हवा की गति ज्यादा नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते ज्यादा? अगर ज्यादा हवा की गति अगर रखेंगे तो जो भी कोयला ऊपर जा रहा है तो उसका डस्ट जो है वो नीचे वर्किंग प्लेस तक पहुंच जाएगा, जिससे वर्कर को क्या दिक्कत हो सकता है, डस्ट ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें जो हम आपका शाफ्ट में हवा की गति बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर डस्ट भी उड़ेगा तो डस्ट तो ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे हवा का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो डस्ट भी अगर आ रहा होगा तो हवा का जो मतलब डायरेक्शन है वो तो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो डस्ट को ऊपर ही लेके जाएगा, है कि नहीं है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? यानी अगर आपसे पूछा जाए कि होमोट्रोपल वेंटिलेशन और एनीट्रोपल वेंटिलेशन में इनमें से किसमें वेलोसिटी ऑफ एयर जो है वो ज्यादा रख सकते हैं, होमोट्रोपल में कि एनीट्रोपल में, तो एनीट्रोपल में ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या? इसमें कोई डाउट है क्या? वेलोसिटी ऑफ एयर जो होगा एनीट्रोपल में ज्यादा रहेगा इन कंपेयर टू होमोट्रोपल। इसमें किसी को डाउट है क्या? डाउट है? देखिए, होमो ये है एनीट्रोपल, ठीक है, फिर उल्टा बोल दिए ना, होमोट्रोपल में ज्यादा रख सकते हैं ना, सॉरी। होमो का मतलब हो गया सेम सेम, और एनी का मतलब हो गया डिफरेंट। होमोट्रोपल में ज्यादा गति रख सकते हैं देन एनीट्रोपल, ये बोला गया है। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। विधा चलिए आगे आते हैं। The amount of coal dust at the face is therefore less with the homotropal than in case of anitropal. Homotropal ventilation has other advantage in respect anitropal। ठीक है, क्या बोला गया है? जो डस्ट की जो मात्रा है, कोल डस्ट की मात्रा, वो एनीट्रोपल में जो है बढ़िया रहता है। मतलब एनीट्रोपल में क्या होता है, ठीक है, एनीट्रोप सॉरी होमोट्रोपल में क्या होगा कि जो डस्ट की जो जनरेशन होगा वो कम होता है, हाँ, कंपेयर टू एनीट्रोपल। मतलब डस्ट भी अगर देखा जाए तो डस्ट भी किस में कम होगा, अगर ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है कि डस्ट डस्ट की समस्या किस में सबसे ज्यादा होगी, या डस्ट सबसे ज्यादा किस में हो सकता है जनरेट? तो देखिए, होमोट्रोपल में कम होगा ना डस्ट, कम डस्ट होगा कंपेयर टू एनीट्रोपल। एनीट्रोपल क्या है कि तो डस्ट आपको फेस की तरफ ही लेके जाएगा, होमोट्रोपल क्या है कि खदान से बाहर निकालेगा डस्ट। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया, और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि होमोट्रोपल वेंटिलेशन हैज अदर एडवांटेज इन रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी एंड डीलिंग विद फायर। ठीक है, तो उसके बाद बोला गया कि होमोट्रोपल होमोट्रोपल का दूसरा एडवांटेज भी है कि नमी वगैरह और जो फायर वाला जो खदान होता है उसको डील करने में मदद करता है। ठीक है, फायर वाला खदान में भी डील करने में मदद करेगा। जहाँ पे आग लगा हुआ रहता है तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि होमोट्रोपल ही हो। इसको भी लिख सकते हैं कि फायर वाला जगह हो गया, फायर वाली जो माइंसी होती हैं, फायर वाला जो माइंस होता है वहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, होमोट्रोपल ज्यादा प्रेफर होता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, आग लगा हुआ है तो डस्ट वगैरह आके पास जगह तो एक्सप्लोजन होने के चांसेस रहेगा। अगर डस्ट यहाँ पे जाने नहीं देता, डस्ट को ऊपर लेके जाता है, इसलिए होमोट्रोपल यहाँ पे है।
उसके बाद यहाँ पे कुछ भी ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्प्लिटिंग नहीं इम्पोर्टेंट है। स्प्लिटिंग का मतलब हवा को बांटना, जैसे कि यहाँ पे देखिए बटा हुआ ABC, स्प्लिट्स वगैरह ये पूरा आ गया। न्यूमेरिकल होना चाहिए जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। लीकेजेस ऑफ एयर देख लेते हैं थोड़ा। हवा जो है किस किस कारण से लीक हो सकती है, या लीक होने के स्रोत क्या हैं। द सोर्सेस ऑफ लीकेज ऑफ एयर दैट गोज डाउन द माइन आर। ठीक है, जो भी हवा नीचे जाती है तो उसमें लीक कहाँ कहाँ से हो सकती है। तो पहला जो लीक है वो हो सकता है डोर्स ऑफ फैनड्रिफ्ट एंड एयर लॉक। ठीक है, फैनड्रिफ्ट का जो दरवाजा रहता है वहां से लीक हो सकता है। देखिए फैनड्रिफ्ट का दरवाजा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, देखिए ये है ना, यहाँ पे फैनड्रिफ्ट लगा हुआ है, यहाँ खींच रहा है। ठीक है, सारा हवा इधर जो है खींच रहेगा, लेकिन यहाँ का जो दरवाजा है वही अगर लीक हो रहा है तो क्या होगा, तो फिर यहाँ जो है हवा लीक करने लगेगा सारा। दूसरा है कि यहाँ पे मान के चलिए अगर सॉफ्ट सॉफ्ट था तो वहां पे हम लोग देते एयर लॉक। ये भी आ सकता है सवाल, एयर लॉक से भी लीकेज है। उसके बाद बोला कि व्हेन द एयर लॉक इज नॉट प्रोवाइड द स्पेस बिटवीन द केजेस द शाफ्ट walls and also between the cages and pit bottom is source of leakage. If the pit bottom landing level is covered by wooden lid which is lifted by sending cage, the arrangement permit the substantial binding तो उसको नीचे जब ऊपर करेंगे तभी लीकेज हो सकता है। उसके वेंटिलेशन स्टॉपिंग में भी लीकेज हो सकता है, वेंटिलेशन डोर में भी लीकेज हो सकता है, एयर क्रॉसिंग में भी लीकेज हो सकता है। ठीक है, हवा कुछ ना कुछ हवा लीक हो जाती है। स्टॉपिंग में भी 100% तो नहीं, अगर लीक प्रूफ बना सकते हैं, कुछ ना कुछ हवा लीक करेगी। अगर खासकर टूटा उटा है तो वहां पर और ज्यादा लीक होगा। इन लॉन्गर मेथड ऑफ कोल माइनिंग द रोड साइड पैक वॉल्स इफ द गोफ इज नॉट स्टिल सॉइड। जो एडवांसिंग होता है लॉन्गर एडवांसिंग, तो वहां पर भी जो है अगर गोफ को अगर आप नहीं स्टोइंग किए हुए हैं तो पैक वॉल जो आप सपोर्ट बनाया है तो उससे भी वहां पे हवा लीक कर सकती है, गोफ में जा सकती है। उसके अलावा ब्रोकन एंड क्रस्ट पिलर ऑफ कोल, अगर मान के चले कोई पिलर वगैरह जो है क्रस्ड है, ये पिलर जो है क्रस्ड हो गया है, टूट गया है, तो वहां पर भी लीकेज हो सकता है। रॉन्ग सेटिंग ऑफ अंडरग्राउंड बूस्टर फैन, अगर बूस्टर फैन भी अगर सही से अगर आप नहीं बैठाएं तब भी बहुत ज्यादा लीकेज हो सकता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। इधर कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। एयरलॉक के बारे में बस ये जान लीजिए। एयरलॉक देखे हैं, एयरलॉक क्या होता है। एयरलॉक, एयरलॉक डायग्राम बनाना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका। एयरलॉक का डायग्राम देखे हैं, फोटो कभी देखे हैं, कुछ इस तरह से मान के चलिए साफ्ट है। एक और साफ्ट बनाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मान के चलिए, ये तो मान के चलिए डाउन का साफ्ट, इधर हवा नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका साफ्ट रहेगा ना, ठीक है, जो आपका साफ्ट रहेगा वो मान के चलिए कनेक्टेड है एक फैन ड्रिफ्ट से। ठीक है, ये फैन ड्रिफ्ट, ये फैन लगा हुआ है और इस तरह से ये हवा जो है खींच के बाहर कर रहा है। अब इधर से मान के चलिए मटेरियल का वाइंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इस तरह से ओपनिंग होता है। ठीक है, एक ढक्कन होता है, जिससे क्या होता है कि मान के चलिए इसी 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 ढक्कन को ऊपर ठेलेगा तो ये ढक्कन जो है खुल जाएगा और यहाँ पे केज जो है ऊपर रह जाएगा। जैसे ही ये केज नीचे जाएगा अपने आप ये जो ढक्कन है ना ये लग जाएगा और ये ढक्कन है जो बंद हो जाएगा। कभी कभी इसको ऐसा से होगा। ठीक है, जिसके घर में कुआं रहता होगा देखिएगा, तो उसमें इस तरह से जो है उसको पूरा ऊपर से क्या करते हैं, उसको कंक्रीटिंग कर देते हैं ताकि कोई भी आदमी बच्चा गिर ना जाए। और बीच में रखते हैं क्या, एक तो फोल्डेबल जो है, एक तो क्या बोलते हैं लॉक करने वाले, यहाँ पे एक थोड़ा सा गेट रखते हैं। इसको जब चाहे खोल सकते हैं और जब चाहे लगा सकते हैं। तो सपोज इसी तरह का ऐसा साफ्ट में रहता है। और इस जो ये जो ओपनिंग है ना, इसे जो है केज जो है ऊपर
ऊपर की ओर आएगा या फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाएगा। अपने आप ये खुल जाएगा जबकि जिसको ढकेलेगा नीचे से तरफ, और ये अपने आप बंद हो जाएगा जबकि जिसके केज जो है शाफ्ट के अंदर चला जाएगा। तो इसी को यहाँ पे बोलते हैं एयर लॉक, इसी को बोलते हैं एयर लॉक। ठीक है, तो ये जो एयर लॉक है यहाँ पे शाफ्ट में दिया जाता है, और इसमें कुछ पूछे जाए, पूछने वाला कोई चीज यहाँ पे है नहीं। पूछ सकता है कि कौन सा टाइप का हम लोग एयर लॉक इस्तेमाल करते हैं, ये बोल सकते हैं कि जर्मन टाइप जो है हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जर्मन है, गुलेटिन टाइप है, ये दो टाइप ऑफ जो है एयरलॉक हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। जर्मन और गुलेटिन वाला शायद इस्तेमाल करते हैं, सॉरी। ये अपना हो गया जर्मन टाइप और गुलेटिन। ये बूस्टर फैन अब आ जाते हैं और ऑक्सिलरी फैन आ जाते हैं। बूस्टर फैन का डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। बूस्टर फैन का डेफिनेशन अपना रेगुलेशन में पढ़े थे ना। इंक्लाइंड में क्या होता है एयरलॉक? इंक्लाइंड में इंक्लाइंड में जो एयरलॉक अगर हम लोग को देना रहेगा ना, इंक्लाइंड में जनरली जो मेरा, क्या बोल सकते हैं उसको, एयरलॉक, एयरलॉक नहीं भी रह सकता क्योंकि केज उसमें जाना नहीं रहता है, सीधा शाफ्ट को ढक देते हैं, एयरलॉक देने की जरूरत नहीं है इंक्लाइंड में। वो पूरा ढक ही देते हैं लॉक, ये पूरी तरह लॉक कर देंगे, मतलब समझ रहे हैं ना, वहाँ कोई ऊपर नीचे मतलब केज नहीं जाएगा। जैसे कि इंक्लाइन में क्या होगा कि इस तरह से होता है, जनरली अरेंजमेंट होता है कि दो इंक्लाइन रहा, दो, ठीक है, जैसे हवा नीचे जाता है, दोनों तरफ से हवा नीचे जाएगा। और फिर क्या होता है कि एक शाफ्ट अलग से बनाते हैं, वेंटिलेशन शाफ्ट जिसको बोलेंगे, और उससे इस तरह से कनेक्टेड रहता है मेरा क्या, पंखा। और इसको जो है ना हम लोग ढक देते हैं पूरी तरह से। ढकेंगे नहीं, अगर नहीं ढक रहे हैं तो ईयर लॉक भी दे सकते हैं, तो मतलब ईयर लॉक दे सकते हैं अगर फ्यूचर में मेरा वाइंडिंग वहां पे लगाना है तो। ये जनरली इसको ढक सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों, ये दोनों इनटेक हो गया तो इधर से सारा जो हवा है वो इस तरह से बाहर चला जाएगा। तो इंक्लाइन में भी हो सकता है, लेकिन उसको पूरी तरह बंद भी कर सकते हैं शाफ्ट को। ये हो गया अपना एयर लॉक। बूस्टर फैन के बारे में बता दिए थे, ऑक्सिलरी फैन के बारे में बता दिए थे। ठीक है, और ऑक्सिलरी फैन के बारे में जो है हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, रेगुलेशन जो हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में पढ़ना है तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ये देखिए यहाँ बोला गया है कि जो ऑक्सिलरी फैन है, देखिए कुछ कुछ डाटा यहाँ गलत दिया हुआ है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं, इसको करेक्ट कर देंगे। एज ऑलरेडी स्टेटेड, an auxiliary fan is used in mines for the ventilation of development headings for narrow working in a coal mine and for stone drift which are carried in advance of normal ventilating current. Axial flow fans are preferred to centrifugal fans as auxiliary ventilators. An auxiliary fan should be so installed that there is no possibility of recirculation of air supplied by it. The working place, the quantity of air taken by auxiliary fan should not exceed one third of the quantity in the air current from which the fan takes its supply। गलत हो गया है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, और ये 2017 का सर्कुलर है, 2018 का बाईलॉज। ठीक है, ये आगे हम लोग जब रेगुलेशन पढ़ाएंगे ना ज्यादा बेटर वहां पे रहे, क्योंकि वहां पे भी हमको पढ़ना है। मतलब हम वर्ड्स में सीधा बता दे रहे हैं, डायग्राम में नहीं बता रहे हैं। जिस भी हवा रास्ते में ऑक्सिलरी पंखा बैठाया जाएगा तो उस हवा रास्ते में बहने वाली टोटल हवा का आधा से ज्यादा हवा ऑक्सिलरी फैन नहीं लेना चाहिए, ये इंश्योर करना है। ठीक है, उसके बाद जहां पे हम लोग ऑक्सिलरी फैन बैठाएंगे, कहाँ पे बैठाएंगे, जिस भी फेस में वेंटिलेट करना हो, ठीक है, जिस भी फेस में वेंटिलेट करना हो उसके प्रवेश मार्ग से 5 मीटर दूर, ये सेकेंड क्लास सॉरी फर्स्ट क्लास में आया था, ये 5 मीटर दूर जो है बैठाना है, लेकिन रेगुलेशन में बोल रहा है ये 4.5 मीटर है। तो कभी अगर मान के रेगुलेशन बोलते हैं बाईलॉज में 4.5 मीटर भी आता है ना तो मार दीजिएगा 4.5 मीटर। इनकेस 4.5 मीटर नहीं आते तो 5 मीटर मारिएगा। मतलब देख रहे हैं ये जैसे कि ये फेस है, ठीक है, इसका एंट्री पॉइंट यहाँ है, तो इसके यहाँ से 5 मीटर दूर यानी 4.5 मीटर दूर आपको बैठाना है ऑक्सीजन फैन।
ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका जो लोकेशन है ये फोर्सिंग टाइप है, हवा फेंक रहा है। और यहाँ पे देखिए इसका जो लोकेशन है ये ऑक्सीजन फैन का, ये एग्जॉस्ट टाइप है, ये हवा खींच रहा है। 3 मीटर कहाँ होगा, 3 मीटर है कि हमको इस तरह से फेस में, अब इस तरह से हमको अगर फैन बैठाना है कि फेस के 3 मीटर तक जो है हवा मिलती रहे पर्याप्त मात्रा में, फेस से 3 मीटर दूर तक पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती रहे। तो ये 3 मीटर इसके लिए है। मतलब हवा हम लोग इस तरह से व्यवस्था करेंगे ऑक्सीजन फैन से हवा बैठाने का कि फेस से 3 मीटर दूर तक पर्याप्त मात्रा में हवा मिलती रहती है। देखिए 3 मीटर तक हवा मेरा जो है पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, 3 मीटर तक पर्याप्त मात्रा में हवा मिल रहा है। तो ये है 3 मीटर। समझ में आया? ये समझ में आया कि नहीं आया? फेस से 3 मीटर तक आपको हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंचना चाहिए। बाकी ये सब चीज जो नीचे दिया हुआ है उसको छोड़ सकते हैं, और ये भी छोड़ सकते हैं, और एक्सियल फ्लो फैन के बारे में, बूस्टर फैन, न्यूट्रल लाइन के बारे में बस इतना जान लीजिए कि जो बूस्टर फैन होता है, ठीक है, वो कहाँ पे बैठाया जाता है, न्यूट्रल लाइन पे बैठाया जाता है जी। न्यूट्रल लाइन कौन सा लाइन है? ऐसा लाइन जहां पे इनटेक और रिटर्न के बीच में प्रेशर डिफरेंस 0 होता है। देयर इज नो प्रेशर ड्रॉप बिटवीन द इनटेक एंड रिटर्न, सच पोजीशन इज नोन एज न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन वह ऐसा जगह है जहां पर इनटेक और रिटर्न के बीच में दबाव का अंतर जो है वो शून्य होता है, नहीं के बराबर होता है। तो उस लाइन पे बैठाते हैं वो बूस्टर पंखा, ठीक है, उसी लाइन पे बैठाएंगे बूस्टर पंखा। जैसे कि देखिए न्यूट्रल लाइन कौन है, यहाँ पे देखिए न्यूट्रल लाइन ये है, ठीक है, ये है न्यूट्रल लाइन NL। तो जो बूस्टर पंखा बैठाते हैं वो कहाँ बैठा सकते हैं? एक होता है, ये है अपना, ये हो गया इंटेक, और एक होगा रिटर्न। मान के चलिए ये मेरा इंटेक है, ठीक है। इसमें ये लोग इंटेक कौन सा दिया है एक बार देख लेते हैं, हम लोग अपने से भी मान सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मान के चलिए ये इंटेक है और ये रिटर्न है, ठीक है। इंटेक का ये इन बाई एंड हुआ, और ये आउट बाई साइड, ये इन बाई साइड और ये आउट बाई साइड। रिटर्न का भी ये इन बाई साइड हुआ, ये आउट बाई साइड। तो जो हम लोग बैठाते हैं ना बूस्टर फैन, वो रिटर्न आउट बाई में पढ़ाते हैं, यानी न्यूट्रल लाइन का रिटर्न आउट बाई में ही हम लोग जो है ऑक्सिलरी फैन बैठाते हैं। ये याद रखना करेंगे। मेरे पास बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है, मैनोमीटर क्लाइंट वाला है, उससे हम लोग पता करेंगे कि कहाँ पे इंटेक और रिटर्न हवा के बीच दबाव का अंतर शून्य है। जहां पे शून्य रहेगा वहां पे हम समझ जाएंगे कि यही न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। बाकी ये भी छोड़ सकते हैं, और ये कंप्रेस्ड एयर है, इसको भी छोड़ सकते हैं। वेंटिलेशन सर्वे और ये, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी, ये वाला पढ़ सकते हैं, कंप्रेस्ड एयर जेट्स। कोई दूसरा आवाज तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड में? बैकग्राउंड में कोई दूसरा आवाज आ रहा है क्या? हम बता रहे बैकग्राउंड में दूसरा नॉइज आ रहा है क्या? ओके ओके। देखिए न्यूट्रल लाइन क्या है, मान के चलिए ये इनटेक है, चलिए ब्लू रंग से बनाते हैं, ये इनटेक है और ये जो है वो रिटर्न है। ऐसा लाइन, ठीक है, मतलब ऐसा पॉइंट, ऐसा लाइन जिसके बीच इनटेक और रिटर्न हवा के बीच जो है जो प्रेशर है डिफरेंस वो 0 है, तो इस लाइन को बोलेंगे न्यूट्रल लाइन, ठीक है। इस लाइन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लाइन, ठीक है। इसी लाइन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लाइन। अब देखिए मेरा दो केस हो सकता है, और ये इसका हो गया आउट बाई साइड। इसी तरह ये रिटर्न है, तो रिटर्न का ये इन बाई साइड हो गया, इन बाई बताए थे ना, अंदर वाला सिरा, और जो है ये आउट बाई वाला सिरा। जो बूस्टर फैन लगाएंगे न्यूट्रल लाइन के आउट बाई साइड में ही लगाएंगे, यहाँ पे रिटर्न आउट बाई हो गया,
अब न्यूट्रल लाइन कैसे निकालते हैं, वेंटिलेशन सर्वे कीजिएगा। प्रेशर डिफरेंस निकालने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, उससे निकाला जाता है कि कितना न्यूट्रल लाइन मेरा कहाँ पे है। अब आते हैं कंप्रेस्ड एयर जेट्स। बोला गया है कि व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज अवेलेबल अंडरग्राउंड as in most of the metal mines, quantity of air at the face can be increased by admission of only a small compressed air jet in an air tube. A small quantity purposely introduced in the air tube increases the flow by 20% at the face. A venturi tube blower having convergent divergent tube is more efficient in respect and increase the flow by 30%. मतलब बोला गया है कि मेटल माइंस में ज्यादातर देखा भी जाता है कि कंप्रेस्ड एयर जो है ना, भूमिगत भाग में अवेलेबल रहता है, जिसके कारण जो है हवा की मात्रा फेस में हम लोग बढ़ा सकते हैं कंप्रेस्ड एयर जेट से। मतलब 20 से 30% जो हम लोग हवा है, अगर हम लोग इसको हम लोग अगर मान के चलिए ट्यूब है, ठीक है, एयर ट्यूब है, उसमें अगर मान के चलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंप्रेस्ड एयर, ये अपना कंप्रेस्ड एयर जेट, तो हम लोग 20 से 30% जो है वो हवा हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो वेंचुरी ब्लोअर है, यहाँ पे देख सकते हैं, वेंचुरी ब्लोअर जो है, वेंचुरी ट्यूब ब्लोअर, इसका जो प्रयोग है देख सकते हैं यहाँ पे किस लिए करते हैं, ठीक है। गैस को हटाने के लिए भी नहीं लिखा है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सीधा आप बोल सकते हैं कि वेंचुरी ब्लोअर का इस्तेमाल जो है हवा की मात्रा फेस में बढ़ाने के लिए करते हैं। 20 से 30% जो है हवा की मात्रा बढ़ सकता है। फिर आता है रिमूवल ऑफ गैस एक्यूमुलेशन इन लार्ज कैविटी। अगर मान के चलिए कोई गैस कैविटी है, देखिए जैसे कि यहाँ पे कैविटी है, चाल में बहुत जगह जो है यहाँ पे गैप आ गया है ऊपर में, वहां पे मान के चलिए अगर गैस आ गई है, तो कैसे उसको हटाएंगे, उसके बारे में है, ठीक है। उसके बारे में है कि अगर मान के चलिए चाल में बहुत ज्यादा गैप है, उसमें मेरा गैस जमा है, उसको कैसे हटाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एन ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर has to sometimes deal with the such cases. A place is considered to be dangerous due to gas if it is 1.25% or more or measurable by flame supply lamps. Suppose the cavity is 15 meter long and 4 meter high, ठीक है, above rail level on intake and haulage road। बोला गया है कि जैसे कि मान के चलिए कोई रास्ता है 15 मीटर, ये 15 मीटर का रास्ता है, इसमें जो 4 मीटर जो है अपना कैविटी है, ये जो है ये 4 मीटर हो गया, ये कैविटी हो गया, खाली जगह है, यहाँ पर जो है हॉलेज रास्ता था और इसके ऊपर मेरा जो है कैविटी बन गया, इसमें गैस जमा हो गया। अब इस गैस जमा को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला कि इनबाई साइड में जो भी वर्कर है उसको हटा लीजिए। इनबाई किधर होगा, इन बाई इधर होगा, मान के चलिए इधर मेरा फेस वगैरह, तो इधर होगा ना इन बाई, इधर से जितने भी लोग हैं इसको हटा लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कट ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, ठीक है। इन बाई वर्किंग का जितना भी बिजली का जो भी उपकरण है उसका पावर काट दीजिए। इंस्टॉल ventilation tubing 0.6 meter diameter made by galvanized iron sheets extending from the cavity to the nearest stopping by puncturing a hole in the stopping। अब बोला गया कि इंस्टॉल अ वेंटिलेशन ट्यूबिंग ऑफ 0.6 मीटर डायमीटर, मतलब लोहा का जो पाइप है, इस तरह से हमको क्या करना है कि वेंटिलेशन ट्यूबिंग हमको लेके आना है, जो किससे बना हो, आयरन का बना हो, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द कैविटी टू द नियरेस्ट, ठीक है, नियरेस्ट स्टॉपिंग बाय पंचरिंग अ होल इन द स्टॉपिंग। अब क्या करें कि यहाँ यहाँ ये जो हम लोग लाए ना ट्यूबिंग आयरन का, इसका एक भाग जो है यहाँ पे कैविटी में रख दिए और दूसरा भाग जो है लेके गए और कोई स्टॉपिंग में स्टॉपिंग तोड़ दिए और वो जो उसका दूसरा सिरा उसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, द फायर डैम्प इज सक्ड ग्रेजुअली टू द रिटर्न एयर थ्रू एयर ट्यूब्स एंड पास स्ट्रेट अवे टू द आपका शाफ्ट। अब यहाँ से क्या होगा कि जो भी मेरा अब इसको इसका जो सिरा है ये हम कहाँ, दूसरा सिरा हम क्या कर दिए, वेंटिलेशन स्टॉपिंग तोड़ के पंचर करके रिटर्न साइड में कर दिए, तो उससे क्या होगा, जो भी गैसें हैं, ठीक है, वो चली जाएंगी अपने आप, रिटर्न वाला जो भी रास्ता वहां से फिर वो ऊपर चली जाएगी। उसके बाद क्या करना है, मैनेजर को इन्फॉर्म करना है कि जो गैस मेरा जो है जमा था उसको हट गया है, ये सब चीजें यहाँ पे बता देंगे। तो इस तरह से जो है हम लोग हटा सकते हैं। इम्पोर्टेंट नहीं है ये, वेंटिलेशन सर्वे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पड़ रहा है। वेंटिलेशन सर्वे, वेंटिलेशन सर्वे का मतलब क्या होगा, वेंटिलेशन सर्वे का मतलब होगा, वेंटिलेशन सर्वे 3 तरह से किया जाता है, ये याद कर लीजिए। पहला क्वांटिटी सर्वे, दूसरा प्रेशर सर्वे, तीसरा है क्वालिटेटिव सर्वे। क्वांटिटी सर्वे का मतलब उसमें हमको निकालना है क्या, हवा की मात्रा। तो हवा की मात्रा निकालने के लिए ज्यादातर हम लोग का मेजरमेंट जो होगा वो किस चीज पे होगा,
एयर वेलोसिटी हवा की गति नापेंगे और हवा की मात्रा नापेंगे। खदान के बहुत जो भी भाग हैं वहां पे हम लोग हवा की गति और हवा की मात्रा निकालते हैं, तो उस तरह का जो मेजरमेंट होगा वो क्वांटिटी सर्वे में आएगा। प्रेशर सर्वे में हम लोग क्या करेंगे, हवा की गति तो निकालेंगे ही निकालेंगे, ठीक है, ठीक है, हवा की गति तो निकालेंगे ही निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ, ये तो हमको लगता है कि गड़बड़ है लगता है। प्रेशर सर्विंग यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इन्वॉल्व द मेजरमेंट ऑफ एयर वेलोसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर फ्लोइंग इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द माइन, जबकि यहाँ पे होना चाहिए प्रेशर। यहाँ जो है वो प्रेशर नापने का चीज होना चाहिए। देखिए यहाँ क्वांटिटी सर्वे लिखा हुआ है ना। और तीसरा है क्वालिटेटिव। प्रेशर सर्वे बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी देखते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। क्वालिटेटिव सर्वे में क्या बोला गया है कि डिटर्मिनेशन ऑफ फायर डैम, मतलब जो है ज्वलनशील गैस के बारे में जो है हम लोग को निकालना। केमिकल एनालिसिस ऑफ एयर सैंपल, जो भी हवा सैंपल लेके उसका रासायनिक विश्लेषण करना। अगर मेरा ज्वलनशील गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में 1.25% ज्यादा हो जाता है, या फिर 0.75 रिटर्न हवा रास्ते में ज्यादा हो जाता है, उससे ज्यादा हो जाता है, तो हवा जो है, सॉरी, जो वेंटिलेशन है वो अपर्याप्त माना जाएगा। इस तरह का जो सर्विंग होगा उसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्रेशर और क्वालिटेटिव सर्विंग होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको एक बार प्रेशर सर्विंग एक बार देखना चाहेंगे, क्योंकि प्रेशर सर्वे में कुछ यहाँ पे गड़बड़ किया गया है। प्रेशर सर्विंग, प्रेशर सर्वे में प्रेशर ही नापते हैं, ठीक है। ये प्रेशर सर्वे में सीधा यहाँ पे लिखा है कि प्रेशर ही नापते हैं, तो वहां पे जो है उसको काट दीजिएगा, जो वॉल्यूम उसमें लिखा हुआ है ना उसको काट दीजिएगा। प्रेशर सर्वे नाम से ही पता चल रहा है, इसको काट ही दीजिएगा। आपके बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ है क्या? देखिए तो, ये तो बहुत पुराना बुक लग रहा है, इसलिए आपका जो बीएमटी वॉल्यूम 2 है इसमें ये पेज में लिखा हुआ है क्या? यहाँ लिखना है प्रेशर। खदान के विभिन्न भागों में प्रेशर का जो हम लोग नापते हैं तो उसको बोलेंगे प्रेशर सर्वे। अगर खदान के विभिन्न भागों में हवा की गति और हवा की मात्रा नापेंगे तो क्वांटिटी सर्वे। अगर खदान के विभिन्न भागों में हम लोग ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा जांच करते हैं, हवा सैंपल का विश्लेषण करते हैं, तो इस तरह का जो सर्वे होता है उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव सर्वे। तो क्वांटिटी सर्वे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वांटिटेटिव सर्वे में मेन चीज यहाँ पे एक फॉर्मूला है, उसको वो क्या है कि Q इजकल टू A इंटू वी, क्वांटिटी बराबर एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एरिया इंटू वेलोसिटी, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार ओवरमैन के एग्जाम में आया हुआ भी है, ठीक है। ऐसा सर्वेइंग क्यों जरूरी है? टू ascertain द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर इन द मेन रोड वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट एंड द वर्किंग प्लेसेस। इसलिए जरूरी है ये सर्वे, ताकि हम लोग हवा का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, हवा का जो भी हम लोग बांट रहे हैं मेन रास्तों में, वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट में, वर्किंग फेसेस में, इसको पता लगा सके। इसके अलावा ये क्वांटिटी सर्वे इसलिए भी करना जरूरी है जिससे हम लोग पता लगा सके कि इनटेक और रिटर्न में कहाँ लीकेज हो रहा है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग पता कर सके कि मेरा फैन का जो इफिशियंसी है, यानी फैन का जो इफिशियंसी है वो कितना है। तो तीन इसका काम होता है क्वांटिटी सर्वे का। पहला कि हवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसको पता लगाने के लिए, दूसरा लीकेज का पता लगाने के लिए, और तीसरा फैन का भी एफिशिएंसी के बारे में जानने के लिए। द क्वांटिटी ऑफ एयर गोइंग डाउन द माइन एंड अदर पॉइंट्स हैज टू बी मेजर periodically एज पर माइन रेगुलेशन वंस इन 14 और 30 डेज। जनरली जो हवा की मात्रा है वो 14 दिन में ही जो है उसकी जांच की जाती है, 14 दिन में जांच की जाती है। लेकिन अगर मेरा एक्सेप्शन क्या है, अगर मेरा फर्स्ट डिग्री का माइंस है तो 30 दिन होगा। कुछ नहीं लिखा हुआ है की जाती है, ठीक है। अगर हवा की मात्रा फर्स्ट डिग्री में कितने दिनों में की जाती है तब दीजिएगा 30 दिन, नहीं तो फिर 14 दिन ही आपका आंसर होगा। अब देखिए, अब चूंकि यहाँ पे हवा की मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको एरिया निकालना होगा, वेलोसिटी निकालना होगा। अब एरिया तो देखिए टेप से आपका हो सकता है, एरिया निकल जाएगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जो गैली की चौड़ाई होगा और गैली की ऊंचाई होगा उसको टेप से मेजरमेंट करके अपनी मेजर कर सकते हैं। लेकिन हवा की गति कैसे कीजिएगा? तो हवा की गति निकालने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट है। पहला है एनोमीटर, उससे आप निकाल। पिटो ट्यूब जो है वो अपना जो अपना डक्ट होता है ना, हवा पर्दा होता है, उसके अंदर जो है हम लोग जो है उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या, हवा की गति। In a mine, the quantity of air measured at the entrance or the working places is always less than the quantity at the outlet of exhaust fan in आपका साथ, because
वार्मिंग ऑफ द एयर ड्यूरिंग पैसेज अलोंग द रोडवे, admixture of gas given off the strata, and expansion of air due to reduction of barometric pressure। बोला गया है कि जो हमारा गैस, जो हवा मिलेगा, जो मेरा क्वांटिटी मिलेगा कहाँ पे, ठीक है, क्वांटिटी जो मिलेगा हवा के प्रवेश मार्ग में, जब खदान के प्रवेश मार्ग में, वो हमेशा कम रहेगा। किससे? जो हमको हवा मिलेगा कहाँ पे, आपका शाफ्ट में। आपका शाफ्ट का मतलब जो भी हवा बाहर जा रहा होगा ना, वो हवा आने वाला हवा से ज्यादा हवा हवा बाहर जाने वाला होगा। क्यों? क्योंकि खदान में क्या होता है कि बहुत सारे गैसें जो है वो हवा में मिक्स हो जाती हैं, है कि नहीं है? मिक्सचर विद गैसेस गिवन ऑफ द स्ट्राटा, पत्थर स्तरों से निकलने वाली कई गैसें जो है मिक्स होती है, इसलिए इसका जो क्वांटिटी बढ़ जाता है। और पहला रीजन है कि वार्मिंग ऑफ एयर ड्यूरिंग पैसेज अलोंग द रोडवे, मतलब जब हवा जो है चल रही, मतलब जब हवा आती है डिस्ट्रिक्ट में, तो क्या होता है कि हवा जो है चलती है। अगर हवा चलने के दौरान क्या होता है, हवा गर्म हो जाती है। और आप क्या पढ़े हैं, कौन से लॉ के अनुसार जो है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? बताइए, कौन से लॉ के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार टेम्परेचर, बताइए। ये तो बीटी नहीं होगा, सीपी होगा, सीपी, चार्ल्स लॉ। गलत बोल दिए। ठीक है, बीटी रख दिए तो टी तो कांस्टेंट हो गया ना, टी थोड़ी ना कांस्टेंट रखना, क्योंकि टी के अनुसार ही हमको वैरी करना है वॉल्यूम। तो चार्ल्स ना होगा, सीपी, है कि नहीं? चार्ल्स लॉ रहेगा। चार्ल्स लॉ, पी प्रेशर कांस्टेंट रख देंगे तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ के अनुसार जो है क्या होगा, हवा गर्म होगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम तो इसलिए मेरा क्या है, मात्रा बढ़ जाएगा। तो उसके बाद एक्सपेंशन, क्या है कि बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है खदान के अंदर कम रहता है। तो प्रेशर जो है कम रहेगा तो क्या रहता है, हवा जो बढ़ेगा कि नहीं, बताया था ना, प्रेशर कम होगा तो हवा कैसे बढ़ जाएगा। इसके लिए कौन सा लॉ है, बीटी, बॉयल्स लॉ। टेम्परेचर कांस्टेंट अगर रखें तो प्रेशर जो है, अगर प्रेशर घटता है तो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, है कि नहीं है? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वही चीज इसमें बताया गया है। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एयर ड्यू टू एक्सपेंशन इन अपका शाफ्ट कैन रफली टेकन एज 1% फॉर एवरी, कुछ भी इधर इंपॉर्टेंट है नहीं, एनोमीटर में आ जाइए। एनोमीटर, एनोमीटर कौन सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्या निकालते हैं, हवा की गति बिल्कुल नहीं निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर इन अ गिवन टाइम निकालते हैं। कभी भी आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, एनोमीटर क्या, इसे क्या हम लोग निकालते हैं, तो कभी मत बोलिए कि हवा गति निकालते हैं। एनोमीटर से हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय एयर निकालते हैं, कि हवा द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं। और जब हम लोग हवा द्वारा तय की गई दूरी निकालते हैं तब हम लोग स्टॉपवॉच अपने पास रखे रहते हैं। और स्टॉपवॉच से हम लोग क्या करते हैं, समय नोट करते हैं। और दूरी डिवाइडेड बाय समय, यानी डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो हम लोग कैलकुलेशन करके हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जो एनोमीटर होता है वो 60, एनोमीटर जो होता है वो, क्योंकि चूंकि वो क्या करता है, ठीक है, वो हवा की गति निकालने में मदद कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली ये डिस्टेंस निकालता है। तो ये 60 मीटर पर मिनट से लेके 1000 मीटर पर मिनट जो है वो हवा की गति नाप सकता है। 60 मीटर पर मिनट से लेके 1000 मीटर पर मिनट नाप सकता है। इतना ही इसमें जानना है। और इसमें कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं, एग्जाम के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, जब भी आप जो एनोमीटर का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो आपके पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरा पूरा जो रास्ता होगा ना, उसके पूरा क्रॉस सेक्शन में आपको एनोमीटर को घुमाना होगा। देख रहे हैं यहाँ 8 का डायरेक्शन, देखिए इस तरह से आपको लेके जाना है एनोमीटर को, इस तरह से, सीधा नहीं लेके जा सकते, इस तरह से, इस तरह से। एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जहां पे हम लोग हवा की गति निकालने वाले हैं एनोमीटर से, यानी, ठीक है, तो वो जो रास्ता होगा ना वो कैसा होना चाहिए, द प्लेसेस वेयर द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर हैज टू बी मेजर्ड, ठीक है,
शाल बी सेलेक्टेड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। तो क्या उसमें होना चाहिए उस रास्ते में, देखिए द रोडवे शुड हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन फॉर नियरली 15 मीटर ऑन ईदर साइड एंड इट शुड बी स्ट्रेट। पहला बोला गया कि जो रास्ता होगा उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो 15 मीटर तक, लगभग 15 मीटर तक जो है एक समान होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान के चलिए कि मेरा इस तरह से है क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं ना है जी, ये नहीं है। हम मेरा ऐसा होना चाहिए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से। जहां हम लोग मेजरमेंट करने वाले, मान के चलिए यहाँ पे मेजरमेंट करने वाले हैं, तो इसके दोनों साइड, इधर भी 15 मीटर 15 मीटर, ठीक है, इधर भी 15 मीटर और इधर भी 15 मीटर, दोनों साइड जो रास्ता होना चाहिए एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, प्लस मेरा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। ये तो आया था एनसीडब्ल्यू में सवाल। द क्रॉस सेक्शन एरिया शुड बी सच दैट एरिया कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। जो क्रॉस सेक्शन होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल यानी इसका एरिया आसानी से कैलकुलेट कर लें। जो मेरा रास्ता होगा शुड बी अवे फ्रॉम द बेंड्स, कोई मोड़ से दूर होना चाहिए, कोई जंक्शन से दूर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा जगह से दूर होना चाहिए जहां पे अचानक मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है, उस जगह से दूर होना चाहिए। और साथ ही साथ किसी बाधा से दूर होना चाहिए विच में काउस टर्बुलेंट एयर फ्लो। मान के चलिए बीच में चौक वॉक लगा हुआ है बहुत सारा लकड़ी का, तो वहां पे भी हमको नहीं हवा की गति निकालना है, यानी बाधा से, कोई बाधा रहित होना चाहिए जगह, ठीक है, मोड़ से, जंक्शन से, या फिर ऐसा जगह जहाँ पे अचानक जो है क्रॉस सेक्शन या बदल जाता है, कम या ज्यादा हो जाता है, तो उस जगह पे भी हमको हवा की गति नहीं निकालनी है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या? चलिए, इलेक्ट्रॉनिक एनोमीटर, अभी ये तो हुआ मैकेनिकल एनोमीटर होता है, इसको वेन टाइप बोलते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक एनोमीटर भी आते हैं, जैसे कि नंदा एनएमसी कंपनी का, नंदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक एनोमीटर भी ये लोग निकालता है, ठीक है, जिससे जो है आप 3 रेंज का यहाँ पे इसका इंस्ट्रूमेंट आता है, 3 रेंज का मतलब 3 तो प्रोडक्ट है, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऐसा है कि 0.25 मीटर पर सेकेंड से 25 मीटर पर सेकेंड का गति नाप सकता है। एक रेंज ऐसा है, एक प्रोडक्ट ऐसा है कि 0.25 से 5 मीटर पर सेकेंड का गति नाप सकता है। एक प्रोडक्ट ऐसा है कि 0.25 मीटर पर सेकेंड से लेकर 10 मीटर पर सेकेंड जो है का गति नाप सकता है। फिर आते हैं वेलोमीटर। वेलोमीटर क्या है, कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, इसमें हमको कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डायरेक्टली, सीधा एकदम जो है हमारा हवा की गति, वो भी मीटर पर सेकंड में बता देता है। अभी एनोमीटर जो वेन टाइप था, विंड स्पीड नहीं बोल सकते हैं, हवा की गति जनरली बोलते हैं, एयर वेलोसिटी शब्द बोलते हैं। विंड स्पीड, वेलोसिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेलोसिटी क्या है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड के साथ जो है कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं रहता है, और वेलोसिटी के साथ हमेशा एक डायरेक्शन एसोसिएटेड रहेगा। तो जनरली जो है प्रचलन यही है कि एयर वेलोसिटी ही बोलते हैं, वेलोसिटी ही बोलते हैं, ठीक है, खदान में। तो ये हो गया कि वेलोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जो डायरेक्टली हवा की गति मीटर पर सेकेंड में दिखा देता है। लेकिन अब चूंकि ये डायरेक्टली अपना क्या करता है कि मीटर पर सेकेंड में आपका हवा की गति दिखा देता है, तो किसी एक जगह नहीं नापते हैं इसमें। जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना वेलोमीटर, तो जिस भी जगह में हमको हवा की गति निकालना है उसको कई भागों में बांट देते हैं, मतलब 4 भागों में मान के चलिए बांट दीजिए, ए, बी, सी और डी। यहाँ पे हम टेस्ट किए वेलोमीटर से, यहाँ हम टेस्ट किए वेलोमीटर से, यहाँ वेलोमीटर से, यहाँ पे वेलोमीटर। अब सबका जो औसत वैल्यू होगा वही मेरा हो जाएगा एयर वेलोसिटी। मान के चलिए यहाँ पे आया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आया 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आया 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आया 3 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वैल्यू होगा, ठीक है, वही मेरा हवा की गति हो जाएगा। यहाँ एवरेज कैसे निकलेगा, सबको जोड़ दीजिए बाई टोटल, ठीक नहीं, सबको जोड़ दीजिए बाई टोटल। टोटल नंबर कितना है, 4। सबको ये 2 3 5, 2 3 5 कितना हुआ, 10। तो आंसर कितना हो गया, 2.5।
ठीक है, यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी ऑफ एयर वेलोमीटर से। इसके बाद B4 8 वेलोसिटी मीटर भी होता है, उसके बारे में नहीं पढ़ना है। स्मोक जनरेटर थोड़ा सा पढ़ लीजिए, थोड़ा सा खाली नाम पूछता है कि स्मोक जनरेटर है क्या। तो कभी कभी एग्जाम में सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्मोक जनरेटर हो सकता है कोई बिजली उत्पादन करने वाला कोई मशीन है क्या, तो बिल्कुल नहीं है, हवा की गति नापने वाला इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका नाम है स्मोक जनरेटर, और ये बहुत सेंसिटिव होता है। मतलब अगर बहुत कम हवा की गति निकालनी हो ना, तो बहुत वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। ठीक है, अगर मान के चलिए 1 मीटर पर सेकेंड से 1 मीटर पर सेकेंड से कम की अगर गति हमको निकालना है ना, ठीक है, तो वो तो मेरा एनोमीटर से निकलेगा ही नहीं, क्योंकि वो 60 मीटर पर मिनट का वो बताता है। 60 मीटर पर मिनट का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड वो मिनिमम निकाल पाएगा, उससे कम नहीं निकाल पाएगा एनोमीटर, जो मेरा वेन वाला था। लेकिन अगर 1 मीटर पर सेकेंड से भी कम का गति निकालना है, ½ मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड, इस केस में जो हम लोग अगर करेंगे, तो फिर वहां पे हम लोग जो इक्विपमेंट का इस्तेमाल करेंगे हवा गति निकालने के लिए, वो होगा स्मोक जनरेटर। इसलिए इसको बोला जाता है कि स्मोक जनरेटर जो है लो वेलोसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब हवा की गति कम हवा गति निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। बोला जाता है, टू टू द स्मोक और डस्ट समटाइम्स कैन बी यूज्ड टू मेजर एयर वेलोसिटी इन मेटल माइंस। स्मोक कैन इजीली प्रोड्यूस बाय बर्निंग अ फ्यूज। टू men स्टैंडिंग अबाउट 100 मीटर अपार्ट विद stopwatches in hand to measure the time taken by smoke or other visible vapor to travel from the position of one person to another person. In coal mine, the visible smoke cloud is produced by simple arrangement as well. Smoke generator consists of glass tube containing granulated pumice stone saturated with anhydrous tin or titanium chloride. Glass tube fitted with a rubber aspirator bulb or rubber tubes at one end and the other end is formed the tip covered by rubber cap. साथ पढ़ लेते हैं। When the smoke generator is used, the tip of the glass tube is broken off, the bulb is squeezed, air charged with tetrachloride vapor issues from the tip, immediately forming a, ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए, tetrachloride vapor. The cloud consists of fine particles which are suspended in atmosphere longer than ordinary dust and are readily carried along by velocity. The apparatus is not used. When the apparatus is not in use, the tip is covered by rubber cap. देखिए कैसे निकालते हैं हवा की गति स्मोक जनरेटर से। स्मोक जनरेटर एक इक्विपमेंट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, केमिकल होता है, टेट्राक्लोराइड होता है इसमें। ठीक है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, मेन जो रहता है या तो अनहाइड्रस टीन होगा या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड होगा। ठीक है, तो मान लीजिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ही ज्यादातर दिया गया है। तो उसमें कैसे नापते हैं इसको देख लीजिए। 2 आदमी रहेगा, तो स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है ना। ये कभी नहीं जानते इसलिए हम इसको थोड़ा सा बता दे रहे हैं, शॉर्ट में ही बता रहे हैं, ज्यादा लंबा नहीं बताते हैं। 2 आदमी खड़ा रहेगा कितना, 100 मीटर की दूरी पे। दोनों के पास रहेगा स्टॉप वॉच, इसके पास भी स्टॉप वॉच, पास भी स्टॉप वॉच। ठीक है, अब यहाँ पे स्मोक जनरेटर की मदद से यहाँ पे ना एक धुआं बनाया जाता है। धुआं कौन सा चीज का होता है, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का, जो आपको आसानी से दिख जाएगा। ठीक है, ये एक छोटा सा धुआं दिखा। ठीक है, यहाँ से मान के चलिए यहाँ से छोड़े। अब यहाँ से छोड़े ना, तो वैसे ही 100 मीटर पे खड़ा किए हैं, और टाइम जो है दोनों का जो यहाँ पे ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर दिए और इसको भी बता दिए। ठीक है, इसका भी टाइम जो है हम नोट करवा दिए, इसको भी बता दिए कि यह जो है अपना घड़ी जो है ऑन ही रखना। जैसे स्मोक जनरेटर में ये स्मोक जनरेट हुआ, ये किस चीज का स्मोक है, टाइटेनियम टाइ, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। स्मोक छोड़ दिए, अब स्मोक क्या होगा, ये आगे आएगा। ठीक है, यहाँ आएगा, फिर इसी तरह ये यहाँ पे आएगा, फिर लास्ट में ये यहाँ पे पहुंच जाएगा। पहुंच जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जब इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमको क्या लगा टाइम, उसको कर लिए हम लोग नोट। क्या कर लिए, नोट कर लिए। मान के चलिए ये मेरे को लगा पहुंचने में, मान के चलिए 100 मीटर है ना, हमको लगा
50 50 सेकंड करेंगे तो ये तो हो जाएगा ये। हमको लगा, एक सेकंड, हमको इससे कम निकालना रहता ना, हमको थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए। ये करेंगे सेकंड ना, 60, 50 सेकंड तो 2 हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा है। हमको मान के चलिए लगाइए 120 सेकंड। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, स्मोक जनरेटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लो एयर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। मतलब 1 मीटर से कम का अगर हवा का गति निकालना है, तभी हम लोग जो है स्मोक जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा जो नॉर्मल एनोमीटर होता है भेन वाला, वो उसका मिनिमम जो हवा की गति नापता है वो 60 मीटर पर मिनट है। 60 मीटर पर मिनट का मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर पर सेकेंड से कितना नाप रहा था, अभी देखे थे हम लोग ना। 1 मीटर पर सेकेंड से वो कितना नाप रहा था, 1000 मीटर पर मिनट। ठीक है, तो 1000 पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट यानी 1 मीटर पर सेकेंड से लगभग जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड तक वो नापता है ना। लेकिन अब 1 मीटर पर सेकेंड से कम अगर हवा गति नापना है तब क्या करेंगे, तब स्मोक जनरेटर का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। स्मोक जनरेटर एक उपकरण होता है, इस तरह से देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये रहता है। इसमें जो है ना भाल्व दबाने से यहाँ पे एक क्लाउड बनता है, एक भाप बनता है। ठीक है, जिसका नाम है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का वो वेपर निकलता है। और वो वेपर जो है अगला, वो यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा, क्योंकि हवा गति को ढकेल रहा है। जब यहाँ पे हम लोग स्मोक बनाए तो यहाँ पे टाइम नोट कर लिए, मतलब स्टॉप वॉच ऑन कर दिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो जा रहा है वैसे इसको बता दिए कि मैं स्टॉप वॉच ऑन है। अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, दोनों के बीच दूरी 100 मीटर था, ये आ गया 120 सेकंड में। अब हमको पता है कि दोनों के बीच में दूरी 100 मीटर था, 120 सेकंड इसको लगा स्मोक को यहाँ से आने में। तो आपको नहीं पता चलेगा डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस 100 मीटर था और टाइम कितना लगा, 120 सेकंड। तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट। और ये 2 5 5, ये कितना होगा, 2 5 10 होगा, 2 6 12 होगा। ये कितना आ जाएगा, 6/5। तो होगा नहीं। तो 6 6 42, 8 6 48, 8 6 48, 0.8। ठीक है, 0.8 लगभग जो है मीटर पर सेकेंड यहाँ पे गति आ गया। है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया ये वाला स्मोक जनरेटर, समझ में आया? दो आदमी को 100 मीटर के दूर में खड़ा, दो आदमी को 100 मीटर के जो है डिस्टेंस पे खड़ा रखे हैं। एक जहां एक आदमी के पास से स्मोक जनरेटर से हम लोग स्मोक बना दिए टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का। अब वो स्मोक जो है वातावरण में जो आगे बढ़ता जा रहा है। स्टॉप वॉच ऑन कर दिए हैं, 100 मीटर रोक देगा। जितना टाइम हुआ नोट कर लिए, डिस्टेंस पता था पहले से ही 100 मीटर है। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, उससे हमको मिल जाएगा हवा की गति। समझ में आ गया? तो सवाल पूछा जा सकता है कि स्मोक जनरेटर का काम क्या है, हवा की गति निकालना। कौन सा केमिकल इस्तेमाल हो सकता है, तो आंसर होगा एनहाइड्रस 3 या फिर टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कितना मीटर पर सेकंड से ज्यादा, कितना मीटर से कम स्पीड नाप सकता है, तो 1 मीटर पर सेकंड से कम स्पीड नापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब आते हैं प्रेशर प्रिंसिपल होता है, वो होता है बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम पर प्रेशर सर्वेइंग का मेन जो सिद्धांत है ना, वो बर्नौलीज थ्योरम ही है। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है कि व्हेन अ फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लोज थ्रू अ पैसेज ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, द टोटल एनर्जी ऑफ द मूविंग स्ट्रीम, यहाँ स्ट्रीम होना चाहिए, स्ट्रीम लिखा हुआ है, रिमेन्स कांस्टेंट एज्यूमिंग नो फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, बोला गया है कि जब कोई फ्लूइड, जब कोई द्रव्य, ठीक है, अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के द्वारा वो मूव करता है, फ्लो करता है, तो टोटल एनर्जी जो जो मूव कर रहा था फ्लूइड का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी जो मूविंग स्ट्रीम है उसका कांस्टेंट रहेगा, अगर हम लोग मानते हैं कि फ्रिक्शन लॉस नहीं हुआ है तो। ठीक है, मान के चलिए इस तरह से पढ़े होंगे 11 12 में। ठीक है, ये क्या है, ये है वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया, पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया वेरिएबल है। ठीक है, मतलब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स नहीं है, अलग अलग चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब बोला गया बर्नौलीज थ्योरम, जब इसमें कोई फ्लूइड फ्लो करता है,
फ्लो करता है ना, तो इसका जो टोटल एनर्जी है, कौन सा, स्ट्रीम का या फ्लूइड का, जो टोटल एनर्जी जो इसमें मूव किया, टोटल एनर्जी जो गेन हुआ या जो इसमें था, वो कांस्टेंट ही रहता है। तो जितना एनर्जी था उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। अगर हम लोग मानते हैं कि फ्रिक्शन लॉस अगर नहीं है तब, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा कभी नहीं है कि फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा ही होगा, लेकिन आइडियल केस में हम लोग मानते हैं कि फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। अगर फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है तो जो भी मेरा मूविंग स्ट्रीम, जो मूविंग स्ट्रीम था, ठीक है, स्ट्रीम था, यानी जो फ्लूइड का जो मूविंग फ्लूइड था, उसका जो टोटल एनर्जी था ना, वो कांस्टेंट रहता है। इसको कौन सा थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, तो बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, द टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। इसका दूसरा पॉस्टुलेट ये भी है कि जो टोटल एनर्जी होता है वो काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को जोड़ने पे आपको मिल जाएगा। जो टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी जो है वो आपको मिल जाएगा। फॉलोज दैट रिडक्शन इन द वेलोसिटी एनर्जी अकम्पनीड बाय कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर सर्वे कैन बी डन इन टू वेज, दो तरीके से हम लोग प्रेशर सर्वे कर सकते हैं। पहला, बाय ascertaining the total pressure of air at each point with aneroid barometers and then calculating the pressure difference। और दूसरा तरीका है बाय वेरी सेंसिटिव इंक्लाइंड मैनोमीटर। प्रेशर सर्वे हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका एक इंक्लाइंड मैनोमीटर का इस्तेमाल करके, और दूसरा तरीका है टोटल प्रेशर हवा का हम लोग ज्ञात करके प्रत्येक बिंदु पे, ठीक है, हर पॉइंट पे, ठीक है, हवा का टोटल प्रेशर जो है हम लोग एनराइड बैरोमीटर से हम लोग निकाल लें, और फिर सभी पॉइंट्स के बीच में दबाव का अंतर हम लोग निकाल लें। ऐसा हो सकता है ना जी, जैसे कि मान के चलिए एक पूरा इतना सारा लाइन है, ठीक है, यहाँ पे हम प्रेशर नाप लिए, यहाँ पे प्रेशर नाप लिए, यहाँ पे प्रेशर नाप लिए एनोराइड बैरोमीटर से, यहाँ पे सबका प्रेशर नाप लिए। अब डिफरेंस फिर कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ मान के चलिए 50 पास्कल है, यहाँ 40 पास्कल, यहाँ 30 पास्कल है, तो सबका डिफरेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, इंक्लाइंड मैनोमीटर से। ठीक है, तो ये सब चीज जो है हम लोग प्रेशर सर्वे में निकालते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में बता दे रहे हैं, इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बाद इधर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। रेफ्रिजरेटर, ठंडा करने वाला छोड़ सकते हैं, आप स्पॉट कूलर पढ़ लीजिए बस। स्पॉट कूलर, स्पॉट कूलर बेसिकली एक एसी टाइप का होता है। अगर भूमिगत खदान में ना हम लोग एसी लगा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या है, वो स्पॉट कूलर है। स्पॉट कूलर इज सेमी पोर्टेबल स्मॉल साइज का एयर कंडीशनिंग प्लांट होता है, मतलब एक एसी प्लांट होता है, ठीक है, विद अ फैन के साथ, जो कि भूमिगत भाग में इस्तेमाल किया जाता है। जाहिर सी बात है वैसे खदानों में इस्तेमाल होगा जहां पे जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा हॉट है, मतलब अनकंफर्टेबली हॉट है, वैसा खदान जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होता है, उस केस में वेंटिलेशन से हम लोग हवा ठंडा नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग अंडरग्राउंड में छोटे छोटे एसी, स्मॉल साइज के एसी हम लोग लगा देते हैं। उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट कूलर। ठीक है, उसको बोलेंगे स्पॉट कूलर। तो बस यही बेसिकली पूछ सकता है कि स्पॉट कूलर कहाँ इस्तेमाल करते हैं, स्पॉट कूलर क्या होता है। प्रोफाइलोमीटर के बारे में थोड़ा सा बस जान लीजिए, दिया हुआ हल्का हल्का बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। प्रोफाइलोमीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं किसी भी रास्ते का जिसका रेगुलर शेप नहीं हो। ठीक है, जिसका रेगुलर शेप नहीं हो, या उसको अलग वे में बोले तो वैसा रास्ता जिसका शेप इरेगुलर हो, असामान्य हो, तो उसको उसका एरिया निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रोफाइलोमीटर। ठीक है, प्रोफाइलोमीटर हम लोग क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल हम लोग इरेगुलर शेप के रास्ता का एरिया निकालने के लिए करते हैं। तो प्रोफाइलोमीटर से मेनली क्या हमको निकलेगा, याद कर लीजिए, एरिया निकलेगा किसका, इरेगुलर शेप का रास्ता का। मान के चलिए कोई रास्ता है उस इस शेप में, तो शेप मेरा रेगुलर है क्या, नहीं है ना। तो इस केस में जो हम लोग यहाँ पे एरिया निकालेंगे, वो कौन सी इक्विपमेंट के, कौन सा डिवाइस की मदद से निकालेंगे, तो प्रोफाइलोमीटर। प्रोफाइलोमीटर से हम लोग इरेगुलर शेप का रास्ता का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं।
बाकी इधर कुछ भी इसका इम्पोर्टेंट है नहीं। माइंड फेयर्स एंड स्पॉन्टेनियस ईटिंग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। तो बोला गया टू स्टार्ट अ फायर द फॉलोइंग कंडीशंस आर इसेंशियल। कोई सा भी चीज का आग हो, किसी की वहां पर कोई जलने वाला पदार्थ मौजूद ना हो। अगर मेरा कोई जलने वाला पदार्थ है ही नहीं तो कभी आग लगेगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आग तभी लग सकता है जब मेरे पास कोई जलने वाला पदार्थ मौजूद हो। जलने वाला पदार्थ भी मौजूद हो, लेकिन अगर इग्निशन का स्रोत यानी जलाने का जो स्रोत है वो अगर मौजूद नहीं है तो आग नहीं लगेगा। यानी दूसरा जो कंडीशन है आग लगाने के लिए वो है सोर्स ऑफ इग्निशन ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ हीट। मतलब अब जलने वाला पदार्थ तो होना चाहिए, पर उसको जलाने वाला जो चीज होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोर्स ऑफ इग्निशन। अब ये सोर्स ऑफ इग्निशन का जो इसमें हीट निकलेगा, जो ताप निकलेगा, उचित होना चाहिए जिससे वो आग लगा सके। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गया, सोर्स ऑफ इग्निशन। ठीक है नहीं। अब सोर्स ऑफ इग्निशन भी है, मतलब मान के चलिए सोर्स ऑफ इग्निशन भी यानी टेम्परेचर भी आप दे रहे हैं, जलने वाला पदार्थ भी है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं है ना, तो आग लगेगा ही नहीं। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है आग लगाने के लिए वो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपका ऑक्सीजन भी है, आपके पास आग लगाने का स्रोत भी है, जलने वाला पदार्थ भी है, तब भी आग नहीं लगेगा जब तक कि जो सोर्स ऑफ इग्निशन है और जलने वाला पदार्थ है इनके बीच संपर्क नहीं होता है, कांटेक्ट नहीं होता है कुछ समय तक। तो ये चार चीजें आ जाने के लिए जरूरी है। पहला, जलने वाला पदार्थ कम्बस्टिबल मटेरियल। दूसरा, सोर्स ऑफ इग्निशन, ताप का स्रोत या जलाने का स्रोत। तीसरा, ऑक्सीजन। चौथा, ताप के स्रोत और जलने वाले पदार्थ के बीच में संपर्क। तो ये चार चीज जब रहेगा तभी आग जलेगा। ठीक है। फॉर अ फायर टू कंटिन्यू आफ्टर इट स्टार्ट्स a sufficiently supply of oxygen or air must be available. In the absence of oxygen, the fire gradually dies down. बोला गया है कि अगर आग लगा भी दिए तो इसको लगातार जलने के लिए जरूरी है कि उसको उचित मात्रा में बराबर ऑक्सीजन का सप्लाई या बराबर हवा का सप्लाई मिलता रहे। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जो आग लगा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होगा, बुझ जाएगा अपने आप। ठीक है, अपने आप आग लगा भी दिए ना, लेकिन ऑक्सीजन अगर हटा देते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो बुझ जाएगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। एग्जाम में हमेशा आता है ये, सरदार ओवर का एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। इंडियन स्टैंडर्ड मतलब आईएस के आधार पे जो है ना, फायर जो है वो 5 भागों में क्लासिफाई किया गया। आईएस नाम सुने हैं, इंडियन स्टैंडर्ड। आईएस स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जो फायर है उसको 5 भागों में बांटा गया है। क्लास ए फायर, क्लास ए फायर का मतलब होगा सॉलिड फायर, ठोस फायर। वैसा फायर जो ठोस पदार्थ में लगता हो। तो ठोस पदार्थ क्या हो सकता है, मेरा लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, रबड़ हो गया, कन्वेयर हो गया, बेल्ट हो गया, या कोई भी दूसरा कार्बन में पदार्थ हो गया। अब मान के चलिए अपने घर में ही देखें, तो घर में देखेंगे तो मान के चलिए आपका जो इसमें मान के चलिए पेपर में आग लग गया। पेपर में आग लगता है ना जी। ठीक है, पेपर में आग लगा दिए, पेड़ में आग लगा दिए, पत्ता में आग लगा दिए, तो ये सब जो फायर हुआ ये होगा क्लास ए फायर, यानी जलने वाला पदार्थ होगा, ठोस पदार्थ होना चाहिए। अब आते हैं क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में क्या होता है कि जो जलने वाली जो तरल पदार्थ है उसको बोलते हैं क्लास बी फायर। जैसे कि लुब्रिकेशन वाला तेल, डीजल, पेट्रोल या कोई दूसरा भी ईंधन तेल या ग्रीस, हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास बी फायर। फिर आता है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर जो गैस फ्रॉम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लेकिन ये क्लासिफायर है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विड है तो क्लास बी होगा। गलती ये बहुत कोई करते हैं इसमें एग्जाम में। एलपीजी चूंकि एक गैस है, भले ही इसका फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पर लेकिन ये गैस है ना,
तो गैस है तो क्लास सी फायर में ही आएगा। ब्यूटेन में आग लग गया, मीथेन में आग लग गया, कार्बन मोनोक्साइड में आग लग गया, स्टिंक डैम्प H2S में आग लग गया, हाइड्रोजन में आग लग गया, सब के सब क्लास सी फायर में आएंगे। फिर आते हैं क्लास डी फायर, मेटल फायर। अगर लोहा कोई धातु में अगर आग लग गया, जैसे कि आयरन में, मेल्टिंग आयरन में आग लग गया, फास्फोरस में आग लग गया, सल्फर में आग लग गया, सोडियम में आग लग गया, तो इस चीज ये जो आग लग रहे हैं वो मेटल्स में लग रहे हैं। तो मेटल में अगर आग लग जाता है तो उसको बोलेंगे क्लास डी फायर। उसके बाद आता है क्लास ई फायर। ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ई फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? बिजली। तो जो भी लाइव बिजली का जो भी सामान है, इक्विपमेंट है, अगर उसमें आग लग गया तो उसको बोलेंगे क्लास ई फायर। जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर में आग लग गया, जनरेटर में आग लग गया, केबल में आग लग गया, ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर में आग लग गया, सर्किट ब्रेकर में आग लग गया, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में आग लग गया, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लास ई फायर। अब फायर तो अब जान गए कि 5 क्लास होता है फायर का। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब A B C D हो गया। मेटल कैसे बुझा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्लास ए फायर जो होगा उसको हम लोग सीधा पानी से बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए कभी देखिएगा घास में आग लग गया, सॉलिड है, अब उसमें पानी डालिएगा तो बुझ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या फिर स्टोन डस्ट डाल दीजिएगा, ठीक है, रेत डाल दीजिए, स्टोन डस्ट डाल दीजिए, ठीक है। स्मॉल स्केल में मतलब अगर अगर आग लगा हुआ है तो, और जल्दी मतलब शुरुआती स्टेज में अगर आप स्टोन डस्ट डाल दिए, सैंड डाल दिए, पानी डाल दिए, तो उससे क्या है कि बुझ जाएगा वो। ओवरहेड फायर कैनॉट हाउएवर बी टैकल्ड बाय स्टोन डस्ट एंड सैंड। मतलब अगर आपके सर के ऊपर आग लगा हुआ है तो कभी भी स्टोन डस्ट और सैंड का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ओवरहेड फायर का मतलब समझ रहे हैं? मान के चलिए यहाँ पे आप हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लग गया आग मकान में, तो ये क्या ओवरहेड हो गया ना, यहाँ पे आग लग गया। तो यहाँ पे बोला गया कि जब भी अगर इस तरह का फायर हो, यानी फायर तो क्लास ही है, पर ये ओवरहेड फायर हो गया, सर के ऊपर यहाँ पे आग लगा, तो कभी भी स्टोन डस्ट और सैंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्टोन डस्ट और सैंड फेंकिएगा, वो उसमें लगेगा, रेत गर्म होगा और फिर गर्म हुआ रेत आप ही के ऊपर गिरेगा या गिरने के चांसेस रहेगा। इसीलिए ओवरहेड फायर को सैंड, ठीक है। अब आते हैं क्लास बी फायर। Class B fire are quenched by extinguishing agent which has a blanketing or smoothing action, and foam extinguisher are the best suited for this purpose. Water, if used for extinguishes, spread the oil, the fire along with. Water, if used for extinguishes, spread the oil and the fire along with it. बोला गया कि क्लास बी फायर का मतलब लिक्विड फायर। तो लिक्विड फायर में हमको जब भी हमको बुझाना हो ना, तो हमको ऐसा कोई ऐसा बुझाने वाला एजेंट चाहिए, ऐसा पदार्थ चाहिए जो ढक दे, स्मूथनिंग एक्शन या ब्लैंकेटिंग एक्शन कर दे, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दे। तो वैसा फायर, वैसा हम लोग बुझाने वाला पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। क्लास बी फायर के लिए जो सबसे बेस्ट जो एक्सटिंग्विशर है वो है फोम टाइप एक्सटिंग्विशर। झाग वाला जो एक्सटिंग्विशर होता है ना, क्लास बी फायर के लिए सबसे बेस्ट है। कभी भी क्लास बी वाला फायर में पानी नहीं डालना चाहिए। पानी इसलिए नहीं डालना चाहिए क्योंकि क्या है, वो फायर लिक्विड है, और लिक्विड में अगर आप पानी डालिएगा तो क्या होगा, पानी तो क्या होगा, फैलेगा, और जब पानी फैलेगा तो जो आग लगा हुआ है वो भी और फैल जाएगा। इसलिए कभी भी लिक्विड फायर में पानी नहीं डालते। यानी गलती से भी अगर पेट्रोल पंप में देखेगा आसपास आग लगा हुआ है तो कभी भी पानी से मत बुझाइए उसको। उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है वो फोम एक्सटिंग्विशर होता है। फिर आते हैं क्लास ई फायर। क्लास ई फायर जो है, रिक्वायर द यूज ऑफ एक्सटिंग्विशन विच डू नॉट अ कंडक्टर और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्लास ई फायर में हमको ऐसा बुझाने वाला पदार्थ चाहिए जो कि बिजली का सुचालक ना हो। बिजली का सुचालक का मतलब जो कि बिजली का कंडक्टर नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई पदार्थ इस्तेमाल कर देंगे बुझाने के लिए जो बिजली को कंडक्ट करता हो, है कि नहीं। मान के चलिए पानी, पानी तो कंडक्टर है,
पानी में करंट लगता है, पानी से बुझाने जाइएगा तो आप ही को करंट आ जाएगा, इसीलिए कभी भी, ठीक है, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यही लिखा हुआ है कि वाटर विथ इट्स नॉर्मल इम्प्योरिटीज इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड शुड नॉट बी यूज्ड। कभी भी पानी का प्रयोग बिजली वाले आग को बुझाने के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि पानी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी बिजली का सुचालक होता है। अ फोम अ फोम एक्सटिंग्विशर इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। जो झाग वाला जो एक्सटिंग्विशर है उसको भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि झाग जो होता है ना, झाग, वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन अगर आपके पास रेत है, सैंड है, ठीक है, सैंड से जो है इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में, और जब छोटा अगर स्केल पे मेरा आग लगा हुआ है क्लासीफायर, तो हम लोग सैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर इसके लिए जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, ये सबसे बेस्ट एक्सटिंग्विशर होगा क्लासीफायर के लिए। ठीक है, CO2 extinguisher is it has no adverse effect on the insulation or other working parts of the equipment। CO2 इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि CO2 गैस है, इसका जो भी बिजली का जो पार्ट्स है, बिजली का इक्विपमेंट का जो पार्ट्स है, जो इंसुलेशन, उस पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं डलता है। बिजली वाला कोई भी पार्ट मेरा खराब नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही इंस्ट्रूमेंट जो है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ही फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर क्लासीफायर। तो ये हुआ जनरल की कैसे हम लोग कौन सा क्लास ऑफ फायर को बुझा सकते हैं। अब स्पेशल जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर, पोर्टेबल का मतलब कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोला गया द कॉमन एजमेंट फॉर डीलिंग विथ अ फायर इज प्रोविजन ऑफ द बॉक्सेस फिल्ड विद सैंड एंड फ्यू बकेट्स फुल ऑफ वाटर। जो सामान्य व्यवस्था है आग से लड़ने का, वो ये है कि कुछ जो है बॉक्सेस, ठीक है, रेत से भरे हुए रख दीजिए, सैंड से भरे हुए कुछ बॉक्सेस रख दीजिए, और कुछ बकेट रख दीजिए जिसमें पानी भरा हो। ठीक है, अंडर द माइनिंग रेगुलेशन दीज अरेंजमेंट्स ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर हैव टू बी प्रोवाइडेड। माइनिंग रेगुलेशन के अनुसार जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है वो कहाँ कहाँ पे दिया जाता है, तो बोला खदान के प्रत्येक प्रवेश मार्ग में, प्रत्येक लैंडिंग में, मतलब प्रत्येक जो है इनसेट, पिट बॉटम जो भी होगा वहां पे देना है, पिट टॉप पे देना है, प्रत्येक इंजन रूम, चाहे हॉलेज इंजन रूम हो, वाइंडिंग इंजन रूम हो, सब जगह देना है। एनी अदर प्लेसेस वेयर टिम्बर, ब्रैटिस क्लॉथ, ग्रीस, ऑयल और अदर इन्फ्लेमेबल मटेरियल्स आर स्टोर्ड। ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे लकड़ी, ब्रैटिस, कपड़ा, ग्रीस, तेल या कोई भी अन्य ज्वलनशील पदार्थ रखा जाता है, तो वहां पर भी हमको पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर देना पड़ेगा। उसके बाद एट सुटेबल प्लेसेस एट द एंट्रेंस ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ माइन, मतलब इसके अलावा कोई और सुविधाजनक जगह में जो खदान के प्रवेश मार्ग के नजदीक में हो। अब पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर जो होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, कुछ प्रकार के होते हैं, उनके नाम जान लीजिए। एक सोडा एसिड, वाटर CO2, फोम, CO2 गैस, ड्राई पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और BCF। ठीक है, ब्रोमो क्लोरो ऐसा कुछ करके, फ्लोरीन करके कुछ नाम है BCF का। एक बार देख लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है एक बार। BCF का फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, याद भी कर लीजिए, मे भी एग्जाम में पूछ दे। इसका फुल फॉर्म होता है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, इसका नाम याद कर लीजिए। सबसे पहले हम लोग याद डिस्कस करते हैं सोडा एसिड। सोडा एसिड, इसमें एसिड भी है और सोडा, सोडा में पानी भी रहता है। तो इसमें बोला गया है कि इट कंसिस्ट ऑफ लीड कोटेड सिलिंड्रिकल स्टील फुल ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडा बाइकार्बोनेट। मतलब इसमें क्या होता है, केमिकल होता है। ठीक है, केमिकल का सॉल्यूशन होता है, मतलब पानी में सोडा बाइकार्बोनेट यानी सोडा बाइकार्बोनेट का यहाँ पे उसमें मिश्रण होता है, और एक सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे होता है। सोडा से यहाँ पे सोडा सोडा कार्बन बाइकार्बोनेट याद कर लीजिए, और एसिड से यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 और यहाँ पे सोडा बाइकार्बोनेट इसमें होता है। तो जब जो है हम लोग क्या करते हैं, उसका सील जो है, जैसे कि वहाँ पे एक सील रहता है, ठीक है, हेर्मेटिकली सील, उसको फोड़ते हैं, तो जो अपना एसिड और जो बाइकार्बोनेट है वो रिएक्शन करता है, और फिर यहाँ पे वो जो उसका पूरा जो मिश्रण है वो क्या करता है कि अपना जो है जो भी फायर उसमें लगता है। बोला गया है कि स्प्रिंग लोडेड प्लंजर
protruding outside the cylinder is so placed that when the plunger is struck against the hard surface, it breaks the glass bottle opacity and the sulfuric acid reacts with sodium bicarbonate solution generating CO2 gas. तब क्या होता है कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, प्लस H2SO4 जब रिएक्शन करता है ना तो CO2 गैस बनता है। और भी चीज बनता होगा, पर यहाँ पे CO2 गैस रिलीज होता है। और फिर CO2 गैस जो है प्रेशर से जो भी है क्या करेगा, जो नोजल से CO2 गैस निकलेगा और फिर जो है हम लोग आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम देखिए, दिखाया हुआ होगा। तो कौन सा, हाँ, सोडा एसिड, टॉप लेफ्ट, देखिए ये टॉप लेफ्ट है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पे रहता है और उसमें एक 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 सीसी रहती है छोटा सा, ठीक है, ये सीसी। इसमें क्या रहता है इसमें रहता है सल्फ्यूरिक एसिड, इसको लिख देते हैं H2SO4। तो ये प्लंजर को जब तोड़ते हैं ना तो ये सीसी टूट जाती है और जो एसिड है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है और फिर रिएक्शन करके क्या बनता है, CO2 गैस बनता है। ये CO2 गैस जो है इससे यहाँ पे आता है बाहर और आग को बुझाता है। ठीक है, याद कीजिएगा, बोला गया है कि जब भी आपको बुझा रहे हो तो 6 से 8 मीटर दूर खड़े रहें इस इंस्ट्रूमेंट से, जब भी अगर आप बुझा रहे हैं तब। ठीक है, बाकी बहुत सारा डिटेल दिया है। 9 लीटर एक्सटिंग्विशर होता है, 60 से 20 ड्यूरेशन, 60 सेकंड से 120 सेकंड इसका ड्यूरेशन होता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बस ये बताया, कुछ कुछ चीज जान लीजिए। ठीक है, जेट ऑफ द सॉल्यूशन शुड बी एम्ड एट द बेस ऑफ द फ्लेम। जब भी आप नोजल से एम कर रहे हो फायर को बुझाने का ना, तो जो नोजल से एम कीजिएगा वो आग का बेस पे कीजिएगा, यानी जहां आग लग रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे आग है, ठीक है, ये आग लगा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट का जो नोजल होगा, फायर एक्सटिंग्विशर का जो नोजल होगा ना, वो इसके बेस पे हमेशा कीजिएगा पॉइंट। ठीक है, यही बोला गया है। रहने देते हैं, बोरिंग लग रहा है ना थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग है, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, Recording stopped. ये रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ताकि टर्बुलेंस ना हो। अब यहाँ पे अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 25, हाउ द एनोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ एयर। तो कैसे कर सकते हैं, हवा की गति निकाल सकते हैं एनोमीटर। बताए थे अभी हम जस्ट कि पूरे रास्ते के क्रॉस सेक्शन, आउट द क्रॉस सेक्शन, गैलरी के पूरा जो क्रॉस सेक्शन होगा, पूरा सेक्शन में हमको एनोमीटर को घुमाना होगा। यही पढ़े थे। फिर ये भी हम लोग आज डिस्कस किए हैं कि व्हेन अ फ्लूइड फ्लोज थ्रू अ passage of varying cross section area, the total energy of a moving stream remains constant, assuming no friction loss. This can be explained by, ये पढ़े थे ना, जब कोई फ्लूइड अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया वाले कोई पाइप के थ्रू अगर मूव करता है तो जो मूविंग स्ट्रीम होता है ना, उसका टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है अगर हम लोग फ्रिक्शन लॉस को दरकिनार करें तब। ये कौन सा थ्योरी इसको एक्सप्लेन किया है बताइए, पढ़े थे ना हम लोग, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए, आज हमको समझ आ गया। ये भी हम लोग डिस्कस किए थे, आज तो आज भी किए थे, वैसे उस दिन भी हो गया था। ये नहीं, 0.5 मीटर या 5 मीटर, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम या 5 मीटर वॉल्यूम 2 के साथ एक्चुअली 4.5 है। अभी तो रेगुलर बायोलॉजी में 4.5 ही आया है, तो इसलिए बोल रहे हैं 4.5 एग्जैक्ट है, इसमें दिया हुआ है। बोला गया है कि जब भी ऑक्सिलरी फैन आप फोर्सिंग टाइप इस्तेमाल करते हैं, भी अपना फेस में जिस भी फेस में आप वेंटिलेट करने वाले हैं उसके एंट्रेंस से कितने, मतलब 5 मीटर दूर पीछे रखते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मतलब समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि सपोज ये मेरा फेस है, हवा ऐसे जा रहा है, ठीक है, हवा ऐसे जा रहा है, उसके बाद ये ऐसे जा रहा है। तो बोला गया है कि जो आप ऑक्सिलरी फैन बिठाते हैं, ठीक है, जिस भी फेस में बिठा रहे हैं
से 5 मीटर दूर बैठाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑप्शन है टू अलाउ मिनिमम डिपोजिशन ऑफ डस्ट, डस्ट का कम से कम वहां पे जमाव हो उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी, टू अवॉइड रीसर्कुलेशन ऑफ हॉट रिटर्न एयर मिक्स्ड विद डस्ट एंड गैसेस, मतलब जो गर्म रिटर्न हवा है, जो डस्ट है, जो गैसें हैं जो रिटर्न में आई हैं, उसका फिर से रिसर्कुलेशन ना हो, इसीलिए। ऑप्शन नंबर सी, टू अवॉइड चांसेस ऑफ एक्सप्लोजन, विस्फोट नहीं होने के लिए। ठीक है, विस्फोट की संभावना को नहीं होने के लिए बोल सकते हैं, विस्फोट ना होने सिंपली बोलिए। इनटेक और रिटर्न हवा का जो मिक्स हो रहा है उसको अवॉइड करने के लिए। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? रिसर्कुलेशन ए हो रिसर बी होगा सर। बी होगा, बी रिसर्कुलेशन। रिसर्कुलेशन मान के चलिए हॉट यहाँ रिटर्न बैठा इन दीजिएगा ना, विद यहाँ पे अगर डस्ट। बैठा दीजिएगा ना तो होगा क्या पता है? ये हवा जो है इसको वेंटिलेट करेगा, इसको जैसे वेंटिलेट करेगा ना, यही हवा को जो है वापस से खींच लेगा और फिर इसी को भेजते रहेगा। तो ये रिसर्कुलेट रहेगा, ये जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ये घूमेगा, फिर इसको खींच लेगा और फिर वो ये रिसर्कुलेशन होने लगेगा। समझ रहे हैं ना? इसीलिए कम से कम 5 मीटर दूर, 4.5 मीटर दूर हम लोग बैठाते हैं। और कोई क्वेश्चन में डाउट है? वैसा ही पूछिए, बहुत बढ़िया। एग्जैक्ट डेटा 4.5 है। 5 मीटर में अगर 4.5 नहीं है तो 5 मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मोर देन 5 मीटर है ना? हाँ, एटलीस्ट 5 मीटर है। एटलीस्ट का मतलब 5 या 5 से ज्यादा। कोई डाउट नहीं है? आज के लिए इतना ही रखें। ठीक है ठीक है सर लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, ओके। रहेंगे नहीं, ठीक जैसा ना? सर बोला। टिप्स बताइए ना सर इनिशियल के लिए। टिप्स बताएं। टिप्स तो यही है कि अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं सर मतलब किस टाइप के पूछ सकता है, तो डीपली जाएंगे कि जैसे